अगली चीज हमको क्या समझनी है, कला। फेज, फेज क्या है? देखो सरलावर्त गति करता हुआ कोई कण, उसकी कला की हम बात करते हैं तो कला क्या है उसके लिए? ये कोई ड्राइंग की कला नहीं। इसको हम किस रूप में समझते हैं, फिजिक्स में हम कला को कैसे समझते हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कला को कैसे समझते हैं? तो देख लीजिए कि सरलावर्त गति करते हुए कण के कंपन की जो स्थितियां होती हैं, उसकी जो विस्थापन होती हैं, वो समय के साथ क्या होती जाती है? बदलती चली जाती है। उसकी गति, उसकी स्थिति, ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो हम किसी क्षण यदि हम उसकी गति की दिशा और उसकी स्थिति को यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक भौतिक राशि का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं, जिसको क्या संज्ञा दी गई है? फेज, यानी कला। यानी ये किसी भी सरलावर्त गति करने वाले कण की किसी क्षण स्थिति और गति की दिशा को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? कला से व्यक्त करते हैं। और इसको जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं। सरलावर्त गति में वेग की जब हम बात कर रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि जो बिंदु P पर जब हमारा कण है तो इसकी गति की दिशा हम स्पर्श रेखा से प्राप्त कर लेते हैं, यानी इसकी जो रेखीय वेग है वो किस दिशा में है? हमने यहाँ पे व्यक्त किया, इसकी दिशा v की दिशा में है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा ये लंब प्रक्षेप है, इसका बिंदु n पर वेग क्या होगा, यानी सरलावर्त गति करते हुए कण में वेग कितना होगा। इसके लिए यदि हम सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने देखा इस Pn के समांतर इस वेग का जो घटक प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें v cos ये प्राप्त हुआ हमें v sin थीटा, और जो इस Pn के लंबवत जो घटक प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ v cos थीटा। देख लीजिए Pn के समांतर घटक ये प्राप्त हुआ हमको v sin थीटा, और Pn के लंबवत घटक क्या मिला? v cos थीटा। ये जो Pn का लंबवत घटक है ये हमारे लंब प्रक्षेप के गति की अनुदिश है। ये अभी इस लंब प्रक्षेप की गति की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सरल आवर्त गति में या लंब प्रक्षेप n की गति, लंब प्रक्षेप n की गति u बराबर किसके द्वारा व्यक्त होगी? इनमें से, इन दो घटकों में से देख लीजिए। ये वाला जो घटक है इस v का, वो तो v sin थीटा इसकी लंबवत आ रहा है, इस लंब प्रक्षेप के लंबवत आ रहा है। और ये जो v cos थीटा इसका घटक है ये क्या आ रहा है? देखो ये इस लंब प्रक्षेप की गति के अनुदिश आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस लंब प्रक्षेप की गति इस बिंदु पर u बराबर किससे व्यक्त की जाएगी? v cos थीटा से व्यक्त की जाएगी। अब हम देखते हैं v बराबर क्या हो जाएगा। देखो हम जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। तो v बराबर यहां से इस निर्देश वृत्त की जो त्रिज्या है हमने a मानी है पहले, क्या हो जाएगा? v बराबर a ओमेगा, यहां रख देंगे v बराबर a ओमेगा, और थीटा बराबर हमने यहां पे लिखा हुआ है cos ओमेगा t। यहां से इसको a ओमेगा लिख लीजिए। इसको साइन के रूप में यदि हम व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। देखिए साइन ओमेगा t की वैल्यू यहां से ज्ञात करनी है यदि, या हमने जो समीकरण पहले पढ़ा है y बराबर क्या पढ़ा हमने? a साइन ओमेगा t। ये हमने सरलावर्त गति के समीकरण इससे पहले ज्ञात की थी। तो y बराबर हमारी समीकरण निकली थी y बराबर a साइन ओमेगा t। यहां से साइन ओमेगा t की यदि वैल्यू निकालते हैं तो साइन ओमेगा t यहां से निकाल लीजिए या उस समीकरण से निकाल लीजिए, दोनों से आप निकाल सकते हैं। यहां से भी साइन ओमेगा t की वैल्यू यही आएगी। साइन ओमेगा t बराबर यहां से क्या आ जाएगा? y अपॉन a आ जाएगा। अब y अपॉन a को हम यहां पर रख देंगे तो क्या आएगा? देख लीजिए a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह ये रख दीजिए, क्या आ गया? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको और आगे करते हैं तो u इक्वल टू क्या आ गया? a ओमेगा
और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट कर दीजिए, u बराबर क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसी भी क्षण t पर सरलावर्त गति करते हुए कण का वेग है। देख लीजिए क्या आ गया फॉर्मूला, u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात कण का वेग किस चीज पर निर्भर कर रहा है, जो सरलावर्त गति करने वाला जो कण है उसका वेग उसके विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। देख लीजिए y पे कैसे निर्भर कर रहा है, यदि इस y का मान घटता है तो u का मान बढ़ता है, दिखाई दे रहा है। y देख लीजिए, y का मान यदि बढ़ता है, y बढ़ेगा तो ये घटेगा, और y घटेगा तो u बढ़ेगा। इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यहां से देख लीजिए जरा, यदि y घटते 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 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कण का विस्थापन कितना है, अभी 0 है, यानी y की जगह क्या रखें हम, 0 रखें, तो इस u का मान क्या आएगा, देख लीजिए जरा, u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसका मान क्या हो गया, y विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी u कितना आ रहा है, a ओमेगा, तो ये u मैक्सिमम क्या है, यानी सरलावर्त गति में जब कण कंपन करता है या दोलन करता है तो जब वो अपने मध्यमान स्थिति में होता है, जब वो गति करते हुए, ऐसा नहीं कि स्थिर अवस्था में, जब वो गति के दौरान जिस समय वो अपनी मध्यमान स्थिति में आता है उस क्षण उसका वेग सर्वाधिक होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि y बराबर है 0, तो कण का सरलावर्त गति में जो वेग प्राप्त होगा u मैक्सिमम को कितना प्राप्त होगा, a ओमेगा। अब देखो आगे देख लीजिए, यदि y बराबर a हो गया, यानी कण ने अपना अधिकतम विस्थापन प्राप्त कर लिया, यानी गति के दौरान कण जो है अपने आयाम की स्थिति में पहुंच गया है, तो उसका अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है भाई, इस निर्देश वृत्त में तो अधिकतम विस्थापन a से अधिक नहीं है, तो y इक्वल टू क्या रख दिया हमने, a रख दिया, a रख दीजिए, क्या आएगा देखो, u बराबर ओमेगा ए स्क्वायर, और y की जगह भी a रखनी तो a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये इस गति के दौरान वेग की न्यूनतम वैल्यू, अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं कि सरलावर्त गति जब हमारा कण करता है तो गति के दौरान जब वो मध्यमान स्थिति से गुजर रहा होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है, u मैक्सिमम बराबर a ओमेगा, और जब गति के दौरान हमारा पिंड जो है वो अपने अधिकतम विस्थापन की अवस्था में होता है तो उस समय उसका जो वेग होता है न्यूनतम होता है, अर्थात कितना होता है, देखो 0 प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले से किसी भी सरलावर्त गति करते हुए पिंड का हम किसी क्षण वेग ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण, यानी हमारा पिंड सरलावर्त गति कर रहा है, यानी हम यहाँ पे लंब प्रक्षेप के रूप में उसको समझ रहे हैं कि हमारा कण जो है वो एक निर्देश वृत्त में एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो किसी क्षण गति करते करते हमारा कण कहाँ पहुंचा है, बिंदु P पर पहुंचा है, तो कैसी गति कर रहा है भाई, वृत्तीय गति कर रहा है। और वृत्तीय गति जब कण करता है तो उसमें सदैव क्या होता है, उसमें सदैव एक त्वरण मौजूद होता है, उस त्वरण को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। और इस अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा कहाँ को होती है, हमेशा केंद्र की ओर, उस वृत्त के केंद्र की ओर। देख लीजिए, और ये इसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अभिकेंद्रित त्वरण का जो मान होता है v²/r, यानी यहाँ पे r की जगह त्रिज्या कितनी है, v²। यानी इस क्षण जब ये कण यहाँ पर पहुंच रहा है, गति करते करते t समय में यहाँ पहुंचा, तो इस समय इसमें जो त्वरण है, यानी जो अभिकेंद्रित त्वरण है, उसकी दिशा कहाँ को है, इस बिंदु O की ओर। तो हमारे लंब प्रक्षेप में इस समय जो त्वरण है वो त्वरण कितना है, उसको यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको इस अभिकेंद्र त्वरण की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अभिकेंद्र त्वरण के सदिश के हम इसके घटकों में वियोजित करेंगे। किस तरह से करते हैं, देख लीजिए, ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया। अब इसके घटकों में इसको वियोजित करो तो क्या आएगा, इसके दो घटक बनेंगे, एक घटक इधर को, इसका क्षैतिज घटक, और एक घटक इधर को। देख लीजिए, ये वाला जो घटक है ये क्या होगा, यहां से आपको क्या को, ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण हो गया।
अब देखो इसको, इस घटक को यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो इस घटक को ज्ञात करने के लिए क्या हो गया देख लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ये वाला घटक हो गया। और ये वाला घटक क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। यानी सिंपली फिर वही बात करते हैं हम, Pn के समांतर घटक, इस Pn के समांतर घटक क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। और इस Pn के लंबवत घटक क्या हो गया, इसका लंबवत घटक हो गया वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। ध्यान दीजिए ये जो घटक है इस त्वरण का, जो ये वाला घटक है, हम देख रहे हैं ये कण का विस्थापन तो इधर को हो रहा है, और इस क्षण जब हम इसमें त्वरण की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ये घटक है इस त्वरण का, ये इसकी दिशा क्या है, इसके विस्थापन के विपरीत है। तो लेकिन है इसके गति की दिशा के अनुदिश। तो हम यहां पर बिंदु n पर सरल आवर्त गति में त्वरण, हम इसको अल्फा से व्यक्त करेंगे। ये अल्फा किसके द्वारा व्यक्त होगा, देखो ये घटक जो है इसके त्वरण को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके त्वरण को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इसकी गति इस तरह से है, तो इसके अनुदिश जो इस त्वरण का जो घटक है वही इसको प्रभावित करेगा, अर्थात इसकी गति में जो त्वरण होगा वो इस घटक से प्राप्त आएगा, इस घटक से उसकी हमें प्राप्ति होगी। तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, या हम कह सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन ए साइन ओमेगा टी। फिर से साइन ओमेगा टी, v का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, और साइन ओमेगा टी का वैल्यू आप रख दीजिए तो y अपॉन, एक चीज और है, इसकी दिशा जो है ये, इसकी गति ऊपर की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चिन्ह, इसके विपरीत दिशा में ये घटक है तो इसकी गति की, इसके विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर और त्वरण की दिशा नीचे की ओर। तो हम यहाँ पे इसमें जो त्वरण अल्फा आएगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा, इसको व्यक्त करेगा। तो अल्फा बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए साइन ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखी, ये आ गया। तो इसमें जो त्वरण आया ये देख लीजिए कितना आएगा, ये माइनस आ गया, माइनस आ गया, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई, ये देखिए। यानी सरलावर्त गति करने वाला जो कण है उसके गति में जो त्वरण होता है वो किसके अनुप्रमानुपाती आ रहा है, विस्थापन y के अनुप्रमानुपाती आ रहा है। यानी यदि किसी निर्देश वृत्त में गति करते हुए कण की जो कोणीय वेग है वो नियत है, तो अल्फा किसके अनुप्रमानुपाती आ रही है, देख लीजिए, माइनस y। और इसकी बात हमने कहाँ करी थी, इसकी बात हमने करी थी जब हमने सरल आवर्त गति के प्रतिबंधों की बात करी थी। तो वहां ये प्रतिबंध हमने लिखा था कि सरल आवर्त गति में जो एक प्रत्यानयन बल होता है या जो एक त्वरण होता है वो विस्थापन के अनुप्रमानुपाती होता है और उसकी दिशा उसके विपरीत होती है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो लंब प्रक्षेप है इसकी गति सरल आवर्त गति है, और इसमें जो त्वरण है अल्फा वो किस पे निर्भर कर रही है, इसके विस्थापन के अनुप्रमानुपाती है। यदि हम इसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहें, देख लीजिए, यदि y बराबर 0 अर्थात कण कहाँ है, कण अपनी मध्यमान स्थिति में, गति के दौरान जब मध्यमान स्थिति में आया तो y उसका 0 हो गया, तो अल्फा का मान क्या आएगा, 0 दिखाई दे रहा है। y जब 0 हो जाएगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, और y बराबर जब अधिकतम विस्थापन ये प्राप्त करेगा गति के दौरान तो y बराबर a, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये सरल गति करते हुए कण की जो अधिकतम त्वरण होगी वो कब होगी, जब वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा, y बराबर a यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हम वेग और त्वरण की जो बात कर रहे थे इसको निकालने का एक और शॉर्टकट मेथड भी है। यदि हम कैलकुलस गणित को थोड़ा सा जानते हैं या कलन गणित हमने थोड़ा पढ़ी हुई है तो
वेग और त्वरण सरलावर्त गति में ज्ञात करना जो है कोई कठिन कार्य नहीं है। सिंपली देख लीजिए, हमारा सरलावर्त गति का समीकरण क्या है, फिर से लिख लेते हैं, y बराबर a sin ओमेगा टी। अब हम निकालना चाह रहे हैं सरल आवर्त गति में वेग। देख लीजिए, और हम जानते हैं कलन से हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में वेग u बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। यानी तात्क्षणिक वेग की जो परिभाषा हमने पहले समझी हुई है, तात्क्षणिक वेग जो है यानी विस्थापन का जो टाइम डेरिवेटिव होता है फर्स्ट, उससे हम वेग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम y बराबर a sin ओमेगा t जानते हैं पहले से। अब हमें ये u ज्ञात करना है यदि इसके लिए, तो u कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए, सरल आवर्त गति में वेग जो अभी हम पिछला मेथड जो सिखा रहे थे वो आपको थोड़ा सा यदि लॉन्ग लग रहा है, तो यदि आप थोड़ा सा गणितीय अप्रोच इसमें लगाते हैं तो इस तरह से भी इसको ज्ञान किया जा सकता है। u बराबर dy अपॉन dt, तो देखो किसका हमें अवकलन करना होगा, a sin ओमेगा t का। इसका अवकलन कर लीजिए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, साइन ओमेगा टी का आप अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से वही करेंगे, ए ओमेगा, इसमें कॉस ओमेगा टी को साइन में परिवर्तित करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से फिर वैल्यूज रख लीजिए, ए ओमेगा साइन का वैल्यू, साइन ओमेगा टी का आप फिर से यहां से वैल्यू रख दिए, वाई अपॉन ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, यानी ये जो फॉर्मूला हमने वहां ज्ञात किया था, वाई बराबर ए ओमेगा 1 अपॉन ये यहां पे आ जाएगा, सीधे लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका u बराबर ए खत्म हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये सिंपल मेथड है, ये मैथमेटिकल मेथड है। हमने अभी वेग वहां भी ज्ञात किया था, यहाँ भी ज्ञात किया था। इस तरह से इसमें भी वही है, वही फॉर्मूला है, y पे निर्भर करता है। y का मान जब अधिकतम होगा तो u का मान न्यूनतम होगा, y का मान जब न्यूनतम होगा तो u अधिकतम होगा, सिंपल। अब इसमें त्वरण देख लीजिए, जल्दी से बता देते हैं। तो सरल आवर्त गति में त्वरण, त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, त्वरण अल्फा बराबर जो है डी अपॉन dt, या हम इसको क्या कह सकते हैं, d2y अपॉन dt2। दोबारा अवकलन कर दीजिए y का, तो देख लीजिए, पहले dy dt और फिर dy dt हमने किसका किया था पहले, y का, यानी a sin ओमेगा t का। इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही जो अभी आया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से एक बार अवकलन होना है तो इसका आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर और माइनस साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की आप वैल्यू रख दीजिए, तो y अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर a ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस यहां आ जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आया y अपॉन ए, इसे ये कैंसिल हो गया, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यही फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था। यानी जो सरल आवर्त गति में एक समान वृत्तीय गति हो रही है, ये नियत है, तो अल्फा किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है, माइनस y। तो इस तरह से, इस मेथड से, इस वैकल्पिक विधि द्वारा भी आप सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण को ज्ञात
आज हम बात करते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की। विद्युत आवेश के विषय में थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ कि आज से लगभग 2700-2800 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने ये बताया कि यदि हम अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें तो उसमें एक ऐसा गुण पैदा हो जाता है जिसके कारण वो अपने आसपास की जो छोटे छोटे तिनके हैं, कागज के टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये बहुत समय तक उनकी ये जो बात है वो बात ही रही, इसमें और ज़्यादा सोच विचार नहीं हुआ, नई खोज नहीं हुई। लेकिन लगभग कई वर्षों बाद, लगभग 2000 वर्षों के बाद इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और बताया कि ये गुण केवल अंबर या ऊन में ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई और भी पदार्थ हैं जिसमें इनको आपस में यदि हम फ्रिक्शन कराएं, यदि उनको आपस में घर्षण कराएं तो इस तरह के गुण उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा सिंपली जब हम छोटे रहते हैं या अभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप एक फीता लें और फीते को यदि हम अपने बालों से रगड़ते हैं और उसके आसपास छोटे मोटे कागज के तिनके यदि हम रखते हैं तो वो उन तिनकों को अपनी ओर खींचने लगता है। ये भी वही चीज़ है जो यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जिस बात को कहा, गिलबर्ट ने उसको कहा। हमने भी ये इस तरह की जो घटनाएं वो देखी तो ये देखा गया कि पदार्थों में जब इस प्रकार की जो ये अपने आसपास के चीज़ों को आकर्षित करने की जो ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो हम पदार्थ कहते हैं कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया है। और पदार्थों में जो ये गुण उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से ये गुण पैदा हुआ है, उसे हम वैद्युत कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की। तो गिलबर्ट ने कई पदार्थों को जो है आपस में फ्रिक्शन कराया तो पाया, जैसे उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा तो इनमें भी ये इस तरह की शक्ति पैदा हुई। तो उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने जो है एक छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी और उसको लटका दिया और एक रेशम के कपड़े से छड़ को रगड़ा और लटका दिया और एक दूसरी कांच की छड़ को फिर रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसको इसके निकट लाया। तो देखा उन्होंने कि ये जो छड़ है ये इससे दूर भागती रही। इसी प्रकार से उन्होंने यही प्रयोग आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल के साथ किया। उन्होंने बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा और ऐसे लटकाया, फिर दूसरी छड़ को भी रगड़ा, देखा फिर से ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, उसको लटका दिया और दूसरी एक को